हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। जब आप बाल्डनेस से डील कर रहे हैं और आप उसके डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो आप मेडिकल ऑप्शन भी देखते हैं या पीआरपी जीएफसी की तरफ देखते हैं या फिर कई बार आप सर्जिकल रिस्टोरेशन या हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ देखते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा ट्रीटमेंट काम करेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट काम करता है जहाँ पे आपको एक्टिव हेयर लॉस है, किसी स्ट्रेस के कारण, किसी बीमारी के कारण, किसी एलर्जी के कारण, कोई केमिकल यूज़ के कारण। पीआरपी जीएफसी भी हमारे बालों को टिलोजन से दूर करने में मदद करते हैं या स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल से डील करने में मदद करते हैं। और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जहाँ पे परमानेंट हेयर लॉस हो जाता है, वहाँ पे उसको रिस्टोर करने के लिए सर्जिकल मोड काम में आता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट को। हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर क्या है, और इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम मेनली गुड हेयर ट्रांसप्लांट और बैड हेयर ट्रांसप्लांट का डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको आपका डिसीजन कैसे लेना है, कैसे आपको कोई क्लिनिक चूज़ करना है ताकि आप गुड हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाओ, ना कि बैड हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसप्लांट होता क्या है। तो हेयर ट्रांसप्लांट में हमारे सिर के डोनर एरिया, जो सिर के पीछे एक स्ट्रिप होती है, उससे ग्राफ्ट को लेके रेसिपिएंट एरिया, मतलब कि जो एरिया हमारा बाल्ड हो चुका है, उस हिस्से पे हमें इन ग्राफ्ट को प्लेस करना होता है या ट्रांसफ़र करना होता है। बाद में यह ग्राफ्ट वहाँ का पार्ट बन जाता है, वहाँ अपना ब्लड सप्लाई, नर्व कनेक्शन सारा बना लेता है और वहाँ पे एज अ हेयर का पार्ट वो ग्रो करने लगता है। तो ये एक प्रोसेस होती है, ये हेयर ट्रांसप्लांट कहलाता है। ये काफ़ी कुछ सिमिलर है, जैसे स्किन ग्राफ्टिंग है उसी के काफ़ी सिमिलर प्रोसीजर होता है। अब हेयर ट्रांसप्लांट हमने समझ लिया कि होता क्या है। अब हमें ये समझना है कि ये अच्छा कैसा हो सकता है और बुरा कैसा हो सकता है। तो गुड हेयर ट्रांसप्लांट क्या होगा? गुड हेयर ट्रांसप्लांट होगा जबकि हम इसमें कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे कि हमने अगर एक अच्छा क्लिनिक सिलेक्ट किया है तो वहाँ पे आपको प्री ऑप भी इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर मिलेंगे, मतलब सर्जरी से पहले क्या सावधानियाँ रखनी है, जैसे आपको कौन से ब्लड टेस्ट कराने हैं, आपको स्कैल्प कंडीशन कैसी रखनी है, आपको स्कैल्प को इन्फेक्शन से फ्री रखना है, जो भी आपके टेस्ट है जैसे कि शुगर लेवल है, हीमोग्लोबिन लेवल है, कोई इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग क्लॉटिंग टाइम है, तो अगर इनमें कुछ चेंजेस हैं तो आपको उनको करेक्ट करने के लिए क्या करना है, या वो पूरी फिटनेस आपकी पहले ही चेक करेंगे। जबकि रिवर्स बैड हेयर ट्रांसप्लांट में वो इन चीज़ों को बिल्कुल महत्व नहीं देंगे, आपसे डायरेक्ट सीधा एक पैकेज की बात करेंगे, आपको एक डेट देंगे, उस डेट पे आपकी सर्जरी हो जाएगी, उसके पहले कोई मेजर प्रिकॉशंस आपको नहीं बताए जाएंगे। इसके बाद ड्यूरिंग ऑपरेशन आपके क्या प्रिकॉशन लिए जाते हैं, जैसे जो गुड हेयर ट्रांसप्लांट है वहाँ पे आपके प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, जैसे कि ओटी पूरा स्टराइल किया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट पूरे स्टराइल होंगे, न्यू यूज़ होंगे जो भी कटिंग इंस्ट्रूमेंट है, पूरा स्टाफ प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से वर्क करेगा, कोई भी चीज़ अनहाइजीनिक तरीके से नहीं होगी, या क्लिनिक का जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है वो प्रॉपर फॉलो होगा। जबकि बैड हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होगा, वो कोई रजिस्टर्ड क्लिनिक नहीं हो सकता है वो सिर्फ मॉल में कोई एक शॉप चल रही हो जिसमें सैलून का लाइसेंस हो सकता है वहाँ पे कोई एक फ्लाइंग टीम आए जो प्रॉपर स्टरलाइजेशन प्रोसेस को नहीं देख रही हो, या हो सकता है किसी घर में एक कमरे में ही आपका ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, वहाँ पे हाइजीन के कोई मेजर नहीं है, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो CMHO में, वहाँ पे प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं होता, तो आप वहाँ पे अनस्टरलाइज तरीके से चीज़ें कर सकते हो। तो ये बैड हेयर ट्रांसप्लांट में होता है जहाँ हाइजीन का ड्यूरिंग ऑपरेशन ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर, तो अगर आपने अच्छी जगह से ट्रांसप्लांट किया है, गुड हेयर ट्रांसप्लांट को चूज़ किया है, तो आपके डॉक्टर आपको पोस्ट ऑप इन्फेक्शन से बचने की, पेन से बचने की, स्वेलिंग से बचने की अलग अलग तरह की कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। आपको ग्राफ्ट को बेटर सर्वाइवल के लिए क्या करना है वो चीज़ें बताएंगे, आपको स्वेलिंग से बचने के लिए क्या करना है, एक्सर्शन से बचने के लिए क्या करना है, वो सारा गाइडेंस देंगे। जबकि बैड हेयर ट्रांसप्लांट में आपको पोस्ट ऑप ज़्यादा कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगे, सर्जरी होने के बाद आपको वहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा। बिफोर हैंड ही एनेस्थीसिया के एलर्जी टेस्ट या फिर ब्लड टेस्ट, ये सारी चीज़ें भी प्रॉपरली गुड हेयर ट्रांसप्लांट में यूज़ होंगी, लेकिन बैड हेयर ट्रांसप्लांट में इनका ध्यान नहीं रखा जाएगा। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका फॉलोअप। एक बार आपने किसी क्लिनिक से सर्जरी करा ली तो आपको किस समय क्या करना है, जैसे कि कब आपको स्प्रे करना है, कब हेड वॉश करना है,
ड्रेसिंग कब चेंज होनी है, कब आपको शेडिंग फेज आएगी, मेडिसिन कहाँ यूज़ होनी है, कब आपको पीआरपी में जाना है। ये सारी चीज़ें आपको समय समय पे फॉलोअप मिलता रहेगा, जिस कारण से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके रिजल्ट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जबकि बेड हेयर ट्रांसप्लांट वहाँ पे क्लिनिक एक बार आपकी सर्जरी करने के बाद आपसे कोई मतलब नहीं रखेगा, उसके बाद आपको कोई फॉलोअप नहीं होगा। आप वहाँ कॉल करोगे, कई बार वो आपके कॉल अटेंड करेंगे, कई बार नहीं करेंगे, आपको कॉल बैक नहीं आएंगे। तो बहुत सारे यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बीच बीच में कई कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, जैसे कुछ बॉयल्स हो जाना, फ्लेकिंग। तो ये सब भी अगर प्रॉपरली एड्रेस नहीं होते हैं तो वहाँ भी आपकी सर्जरी के रिजल्ट थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, या कोई इन्फेक्शन आपको हो सकता है। तो इन चीज़ों का भी गुड हेयर ट्रांसप्लांट वाले क्लिनिक ध्यान रखते हैं, बैड हेयर ट्रांसप्लांट वाले क्लिनिक इन पर ध्यान नहीं देते। फाइनल चीज़ होती है रिजल्ट, जो 6 से 7 महीने बाद आपको मिलता है। अगर एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट किया गया है तो आपकी हेयर लाइन को प्रॉपर रखा जाएगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर किए जाएंगे, मतलब कि आपको एक जो हेयर लाइन मिलेगी वो नेचुरल दिखेगी, उसमें इरेगुलरिटीज़ होंगी, उसमें सॉफ्ट हेयर होंगे आगे, सिंगल हेयर आगे होंगे, पीछे ग्राफ्ट बल्कि होंगे जो वॉल्यूम देंगे। वहाँ किस तरह का ग्राफ्ट लगाना है उसका प्रॉपर प्लानिंग होगा। आपके ग्राफ्ट को किस डायरेक्शन में प्लेस करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके एग्जिस्टिंग हेयर का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है और आप वहाँ पे राइट साइड प्लेस कर दो डायरेक्शन, तो वो उनसे मैच नहीं करेंगे। एक्यूट एंगल की जगह आप कोई और एंगल सेलेक्ट कर रहे हो तो उससे ग्राफ्ट का डायरेक्शन उस हिसाब से चेंज हो सकता है। तो हमें एंगल डायरेक्शन पे या ग्राफ्ट के अरेंजमेंट पे ध्यान देना है। तो ये चीज़ें जहाँ पे एक अच्छा ट्रांसप्लांट होता है वहाँ ध्यान दी जाती हैं, जहाँ नहीं होता है वहाँ पे ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो फाइनल आउटकम आपका उससे अफेक्ट हो सकता है, आपका ट्रांसप्लांट अननेचुरल लग सकता है अगर आपने बैड हेयर ट्रांसप्लांट चूज़ किया है। गुड हेयर ट्रांसप्लांट में आपको एकदम नेचुरल रिजल्ट मिलता है और बैड हेयर ट्रांसप्लांट में थोड़ा आर्टिफिशियल लुक आता है, कई बार जिसको हम डॉल हेयर बोल सकते हैं। इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस। गुड हेयर ट्रांसप्लांट में क्योंकि सारे प्रिकॉशन फॉलो किए गए हैं तो आपको कॉम्प्लिकेशंस निल होते हैं, ना कोई इन्फेक्शन होता है, ना स्कारिंग होती है, बिल्कुल इनविजिबल जैसे चेंजेस रहते हैं। जबकि यहाँ पे आपको एक क्लियर स्कारिंग पैटर्न बन जाता है, कई बार आपको बड़े बड़े स्कार बन जाते हैं, वुंड बड़े बड़े बना दिए जाते हैं, डॉल हेयर जैसा लुक आता है, बंची लुक आता है। तो इन सब से आपका ट्रांसप्लांट दिखता भी अननेचुरल है, साथ में कई बार आपको काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन भी फेस करनी पड़ सकती है। तो इन चीज़ों को आपको देखना है कि प्रॉपर क्वालिटी में एक एस्थेटिक रिजल्ट मिल रहा है या फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ वे में और एक अनएस्थेटिक रिजल्ट मिल रहा है, तो आर्टिफिशियल रिजल्ट मिल रहा है, तो वो बैड हेयर ट्रांसप्लांट है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। अब ये कैसे आप मेकआउट कर सकते हो कि हम अच्छा ट्रांसप्लांट कराएंगे या हमारे साथ गलत हो सकता है। तो सबसे पहले आप एक प्रॉपर क्लिनिक चूज़ करो जिसका आप लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड देख सको कि उन्होंने काफ़ी पेशेंट को अच्छे रिजल्ट दिए हैं। दूसरा, आप एक प्रॉपर डॉक्टर सेलेक्ट करो जिसने ऑलरेडी काफ़ी सारी सर्जरी कर रखी हैं। तो क्लिनिक रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, प्रॉपर तरीके से उसका हेयर ट्रांसप्लांट में ओरिएंटेशन होना ज़रूरी है, और आपका सर्जन प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड होना ज़रूरी है और क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई अदर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। ये वैसा ही है जैसे कि एक स्किन के डॉक्टर आई की सर्जरी आपकी करने लगें, तो वहाँ पे रिस्क रहेगी, कॉम्प्लिकेशन होने के खतरे बढ़ जाएंगे। जो डॉक्टर जिस फील्ड को थ्रू एंड थ्रू जानता है आप उससे सर्जरी कराएं तो आपके रिस्क कम हो जाते हैं। इसके बाद आप पेशेंट्स के फीडबैक ले सकते हो, पेशेंट के पुराने पेशेंट्स के रिव्यू ले सकते हो, उससे आपको एक हेल्प मिलेगी उस डॉक्टर के और उस क्लिनिक के बारे में। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली ध्यान देना है। ये ज़रूर इंश्योर करना है कि जो डॉक्टर आपसे बात कर रहा है वही आपकी सर्जरी कर रहा है, वही ऑपरेटिव वर्क कर रहा है। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे बात कर रहे हो और उनकी पूरी सिर्फ टीम है जो आपका पूरा प्रोसीजर कर रही है, क्योंकि टीम में कई बार जो मेन सर्जन है, जो मेन सर्जरी करने वाला पर्सन है, वो भी हो सकता है सिर्फ 12th पास ही हो, जिसने सिर्फ उनके अंडर सिर्फ टेक्निकल वर्क सीखा हो। तो असिस्ट करने के लिए टीम अलग होती है और ऑपरेट करने के लिए अलग। ऑपरेट करने के लिए आपका डॉक्टर होना चाहिए, असिस्ट करने के लिए टेक्नीशियंस की टीम होती है। तो ऐसा ना हो कि सारा वर्क ही टेक्नीशियन को दे दिया जाए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें अगर आप ध्यान देते हो तो आप एक गुड हेयर ट्रांसप्लांट में जा सकते हो, और इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करने पे आप एक बैड हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हो। तो सिर्फ आप सस्ता मत देखिए, ये मत सोचिए कि कोई मेट्रो सिटी है तो वहाँ पे अच्छा ही वर्क होगा। आप
थोरो रिसर्च कीजिए। जब आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो जाएं किसी क्लिनिक और किसी डॉक्टर पे, तब आप ट्रांसप्लांट में जाइए, तो आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। क्योंकि आप एक ही बार इस प्रोसीजर को करने वाले हो। डॉक्टर के लिए तो ये रोज का काम है, उनको रोज एक प्रोसीजर करना है, लेकिन आपके लिए ये लाइफ टाइम है, एक ही बार करना है। तो इसको सही करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होते हैं। तो उम्मीद है इससे आपको सही जानकारी मिल गई होगी। अगर हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर लें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और यूज़फुल जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।